नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदारा ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों को जीएस गुरु। देखिए, फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल। और जो गवर्नर हुए हैं हमारे 1857 तक 1857 तक इंडिया के जो इंपॉर्टेंट गवर्नर और जो गवर्नर जनरल हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और इन लोगों के शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो मुख्य खास घटनाएं हुई हैं, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, उनके बारे में हमें यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हमारे सामने हैं वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। और आप सभी ने ये नाम सुना होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स का। इसके पहले आप लोगों ने एक और नाम सुना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों का जो टेनर है, जो शासनकाल है, अगर उसकी बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1772 में अपॉइंट किए जाते हैं और ड्यू टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये बनते हैं भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर देखा जाए तो इनका टेनर 1785 तक होता है। 1785 के बाद इनकी जगह पर जो अपॉइंट होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1793 तक रहते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो आते हैं वो सर जॉन सॉर होते हैं, ठीक है, जो 98 तक रहते हैं। और 98 में फिर अपॉइंट किए जाते हैं लॉर्ड वेलेजली, जो 1798 से 1805 तक अपॉइंट किए जाते हैं। 1805 में जॉर्ज बोरलो को अपॉइंट किया जाता है 1805 टू 1807 तक। और फिर लॉर्ड मिंटो अपॉइंट किए जाते हैं 1807 से 1813। और 1813 से 1823 तक 1813 टू 1823 जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर अपॉइंट किए गए थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग पर्सन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग पर्सन है। वॉरेन हेस्टिंग्स का टेनर जो है वो 1772 से 1785 तक रहता है, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो टेनर है, जो शासनकाल है, वो 1813 टू 1823 रहता है। इनके जस्ट पहले अगर बात की जाए तो हमने डिस्कस किया है लॉर्ड मिंटो के बारे में। और लॉर्ड मिंटो आप सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड मिंटो जिनका शासनकाल 1807 से 1813 तक रहता है। ठीक है, और इनके टाइम में हम देखते हैं मुख्य इवेंट्स की अगर बात की जाए तो लॉर्ड मिंटो के समय पर ही सबसे खास जो घटना होती है 1809 इन 1809 में एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर या अमृतसर की संधि बिटवीन द चार्ल्स मेटकाफ एंड द रूलर ऑफ सिख एम्पायर रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये ट्रीटी होती है इनके समय पर और उस ट्रीटी के क्या प्रोविजंस थे वो बता चुका हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पर होता है वो है चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कई सारे प्रोविजंस होते हैं। और इसी एक्ट के द्वारा जो मोनोपोली हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे अबोलिश कर दिया जाता है, सिवाय दो सेक्टर या एक्सेप्ट रखे जाते हैं, दो सेक्टर्स जिनके नाम है टी एंड चाइनीज सिल्क। ठीक है, चलिए अब जो टॉपिक है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग की बात की जाए तो जब ये इंडिया में अपॉइंट किए जाते हैं, जिस समय इनकी अपॉइंटमेंट होती है उस समय इनकी जो आयु थी, जो एज थी, वो लगभग 63 या 60 ईयर होती है। ठीक है, तो 63 साल की उम्र या 60 साल की उम्र के लगभग ये इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं। और इस एज में अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें, इनके द्वारा जो अचीवमेंट हासिल की गई इंडिया में, तो इस एज में इन्होंने लगभग 28 टू 30 वॉर्स लड़े थे। लगभग 28 से 30 युद्ध इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किए हैं, लड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस एज में लगभग 60 टू 63 ईयर की एज में ही फॉट 28 टू 30 बैटल्स। इट वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये जो है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग 120 फोर्ट्स, 120 के लगभग किले उन्होंने इंडिया में जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की तो ये इनके अचीवमेंट रहे। अब इनके शासनकाल में इनके टेनर में अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहली बात जो है वो है एंग्लो नेपलिस वॉर। क्या कहा जाता है? एंग्लो नेपलिस वॉर, या फिर हम उसे गढ़वाल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनके टाइम पर होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है एंग्लो नेपाल वॉर। ये जो एंग्लो नेपाल वॉर था ये लड़ा गया था 1814 टू 1818, 1814 से 1818 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। और ड्यूरिंग दैट वॉर या इस वॉर के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इस युद्ध को समझते हैं, इस युद्ध के पीछे का जो रीजन था, जो कॉज था, उसको समझते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था। तो आप लोग बस ये समझें कि जिस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स इंडिया में रूल कर रहे थे, अगर उससे काफी पहले, उस शासनकाल से काफी पहले 1768 की बात है, 1768 की बात है,
नेपाल के जो साम्राज्य था, नेपाल में जो रूलर्स रूल किया करते थे, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है बाय द गोरखा। गोरखा जो लोग होते हैं, गोरखा समूह के जो लोग होते हैं, जो नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके द्वारा नेपाल के साम्राज्य पर नेपाल के शासन को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है लगभग 1768 में। और धीरे धीरे ये जो गोरखा थे, ये जो गोरखा रूलर्स थे, ये अपने एम्पायर को एक्सपांड करना शुरू करते हैं, अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू करते हैं। और चूंकि आप सभी को पता है कि नेपाल के अगर नॉर्थ की बात की जाए तो वहां पे चाइना आ जाता है, और चीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चीन का जो शासन था, वो काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी सेंट्रलाइज था। तो चीन की और इनकी देखा जाए तो एक्सपांशन की जो पॉलिसी थी वो उन्होंने नहीं अपनाई। इन्होंने जो अपना एक्सपांशन था वो साउथ की ओर करना शुरू किया। और जब ये साउथ की ओर आए तो उसी समय पर साउथ में हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के साथ इनकी क्या होती है, डायरेक्ट इनकी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब किस जगह को लेकर, किस मुद्दे को लेकर, तो जब ये गोरखा एक्सपांशन अपना करते हैं नॉर्थ की ओर, तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय में जो तराई वाला जो क्षेत्र आता है, हिमालय का जो तराई एरिया है, जब ये उस तराई क्षेत्र को कवर करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो तराई हिमालय वाला क्षेत्र होता है वो बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन द नेपालीस गोरखा रूलर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है जो 1814 से 1818 तक लड़ा गया। इस युद्ध में जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा नेपालियों उनके द्वारा जो गोरखा रूलर्स थे उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है, बुरी तरह से हरा दिया जाता है। ठीक है, एंड देन एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सगोली। तो सगोली की संधि दोनों के बीच में होती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ सगोली की, तो देखिएगा ट्रीटी ऑफ सगोली, अब इस ट्रीटी ऑफ सगोली के क्या प्रोविजंस होते हैं अगर इनको देखा जाए तो सबसे पहला जो गहड़वाल और जो कुमाऊं वाला रीजन है वो मिल जाता है किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है कुमाऊं और गहड़वाल वाला क्षेत्र, जो आज के समय प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो उत्तराखंड में आने वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, कुमाऊं और गहड़वाल जो आज के समय कहाँ आते हैं, उत्तराखंड में। दूसरा इस ट्रीटी का फायदा ये हुआ कि जो गोरखा ट्राइब्स थी, जो गोरखा जनजाति के लोग थे, जो गोरखा समूह के लोग थे, वो भी अंग्रेजों के क्या हो चुके हैं, सपोर्टिव बन चुके हैं, अंग्रेजों के सपोर्टर या सहायक बन चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा अचीवमेंट जो होता है इस वॉर में, इस ट्रीटी का, वो होता है कि गोरखा भी अब अंग्रेजों के सहायक बन जाते हैं। और आप सभी को पता है जब हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह की, हम उसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस टॉपिक में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कई सारे ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, और कई ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हथियार उठाए थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसी समय पर हम जिक्र करते हैं गोरखा बटालियन का, या गोरखा आर्मी का, गोरखा फोर्स का, जिन्हें बुलाया जाता है, जिन्हें डिप्लॉय किया जाता है कहां पर, लखनऊ में। और लखनऊ में जब रिवोल्ट होता है, लखनऊ के विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो किसे अपॉइंट करते हैं, तो वो अपॉइंट करते हैं किस फोर्स को, गोरखा फोर्स को। ठीक है, तो गोरखा फोर्स बुलवाई जाती है लखनऊ में रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से जो गोरखा जनजाति के लोग थे, जो अच्छे खासे स्वामी भक्त माने जाते थे, ठीक है, वो अब ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बन गए हैं, वो अब अंग्रेजों के क्या बन गए हैं, सहायक बन गए। ठीक है, और तीसरी बात अगर की जाए तो ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सगोली, ये आज तक वैलिड मानी जाती है, आज तक इसे लागू माना जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके समय पर होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर, वो है एंग्लो नेपाल वॉर, आंग्ल नेपाल युद्ध। और नेपाल युद्ध जो है वो 1814 से 1818 तक चला, जो खत्म होता है ट्रीटी ऑफ सगोली के द्वारा। ट्रीटी ऑफ सगोली के पॉइंट्स या प्रोविजंस मैंने आप लोगों को कंफर्म किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इनके समय पर होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पिंडारी, या हम बोल सकते हैं डिमोलाइजेशन ऑफ पिंडारीज। पिंडारियों का पतन इनके शासनकाल की एक दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके शासनकाल में होने वाली इंपॉर्टेंट घटना। इनके द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है कंट्रोल किनके ऊपर, पिंडारीज के ऊपर। अभी पिंडारी कौन थे, पिंडारी किस कम्युनिटी को कहा जाता है, किस ट्राइब को कहा जाता है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दूसरा अचीवमेंट अगर देखा जाए इनके शासनकाल का, तो वो है कंट्रोल ऑन पिंडारी। पिंडारियों की जो समस्या थी, पिंडारियों की जो प्रॉब्लम थी, उसे भी
कंट्रोल किया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही पिंडारियों को का दमन किया और उन्हें नियंत्रित किया। अब देखिए पिंडारी कौन थे, सबसे पहले उनकी बात की जाए तो पिंडारी एक प्रकार से ट्राइब थी, जनजाति थी, जिसमें अलग अलग धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। ठीक है, ये लोगों के बारे में कहा जाता है कि एक अत्यंत ही बर्बर या ब्रूटल किस्म के लोग थे, काफ़ी बारबेरियन किस्म के लोग कहे जाते हैं ये, और ये एक जनजाति के रूप में रहते थे। अगर इनकी बात की जाए तो ये मराठों के एक प्रकार से सहायक थे। ठीक है, मराठों के सहायक के रूप में हुआ करते थे, मराठों को सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, और ये भी एक मराठी ही थे, मराठी टर्म से ही बना है, पिंडारी शब्द जो बना है मराठी भाषा के शब्द से ही बना है, तो हम इन्हें मराठों का सहायक मान सकते हैं। और ये जो जनजाति के लोग थे, ये जो लोग थे, ये एक प्रकार से बंजारों की तरह निवास किया करते थे। और यहाँ पे हम समझें कि जब भी मराठा रूलर किसी कैंपेन में जाते थे, किसी अभियान में जाते थे, और जब वो युद्ध लड़ते थे तो उस युद्ध में उनको सहायता देते थे पिंडारी। ठीक है, और ये भी उस युद्ध में जाया करते थे अभियान में मराठों की आर्मी के तहत। ठीक है, लेकिन जब युद्ध, देखिए ये जो थे ना, ये एक प्रकार से देखा जाए तो वॉलेंट्री सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी फीस के, बिना किसी पेमेंट के ये मराठों के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब मराठा युद्ध को जीत जाते थे और वो जो टेरिटरी में युद्ध होता था, उस टेरिटरी को लूटने का काम किया करते थे पिंडारी। ठीक है, उस क्षेत्र को लूटपाट करके वहां से जो भी इनकम आती थी उसे पिंडारी अपने पास रखते थे। ठीक है, और मराठों का इन्हें सपोर्ट हासिल था, मराठा शासकों का इन्हें सपोर्ट मिला हुआ था। ठीक है, तो ये लोग थे। अब क्या होता है कि 1802 और 3 का जो समय होता है, या हम बात करें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा जाता है 1803 से 1805 तक, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर, लॉर्ड वेलेजली के समय पर, उस युद्ध में क्या होता है कि फाइनली जो जितने भी मराठा कन्फेडरेसी के सरदार थे, जो मराठा रूलर्स थे, वो सब ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर देते हैं, सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लेते हैं अंग्रेजों की। और जब ये लोग मराठा सरदार जब सहायक संधि को साइन कर लेते हैं, तो मराठों के जो कैंपेन थे, मराठों के जो युद्ध अभियान थे, वो खत्म होने लग जाते हैं, बंद होने लग जाते हैं। धीरे धीरे मराठा जो शासक थे, सरदार थे, वो अपनी सेना की भी कमी करने लग जाते हैं, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस का एक प्रोविजन ये था कि धीरे धीरे इंडियन रूलर्स को अपनी सेना को क्या करना था, समाप्त करना था। ठीक है, तो इनकी आर्मी भी कम होती जाती है, इनके अभियान भी कम होते जाते हैं। फाइनली जो पिंडारी थे वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जॉबलेस हो जाते हैं, इन्हें कोई काम मिलता नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने नाइबर टेरिटरी जो होती है, पड़ोसी जो राज्य होते हैं, जैसे हो गया है निजाम का जो स्टेट था हैदराबाद, ठीक है, और भी कुछ ऐसी टेरिटरीज थी, उनमें ये लूटपाट करते हैं, उस पर ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो ट्रीटी थी, जो कम्युनिटी थी, ठीक है, जो ग्रुप था पिंडारी का, इनके द्वारा काफी ज्यादा लूटपाट या इस तरह की घटनाएं करी जाती हैं अपने पड़ोसी राज्यों में, जैसे हैदराबाद है और एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हें कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है, इन्हें नियंत्रित करना काफी जरूरी होता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है लॉर्ड हेस्टिंग्स की। और लॉर्ड हेस्टिंग काफी लंबे समय तक इन पिंडारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, और फाइनली पिंडारी पर नियंत्रण स्टेब्लिश कर लिया जाता है। ठीक है, हम अगर बात करें तो 1815 या 16 के लगभग जो ग्वालियर के रूलर्स थे, जो ग्वालियर के सिंधिया शासक थे, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की जाती है, उनके साथ एक संधि होती है, जिसके तहत उन्हें उनके द्वारा पिंडारियों को डिमोलाइज करने के लिए, पिंडारियों को कंट्रोल करने के लिए एक सपोर्ट देने की बात होती है। ठीक है, तो एक संधि हो जाती है, उस संधि के द्वारा जो सिंधिया रूलर है वो सपोर्ट करते हैं किसे, वो सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को टू कंट्रोल पिंडारी। ठीक है, इस समय पर अगर पिंडारियों के नेताओं की बात की जाए तो करीम खान पिंडारियों के एक महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसिव लीडर थे, एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाना जाता है किसे, करीम खान को। ठीक है, तो 1817 से 1818 के समय पर ड्यूरिंग 1817 टू 1818 हेस्टिंग्स ने पिंडारियों की समस्या को क्या किया था, जड़ से समाप्त कर दिया था, पिंडारियों का पूरी तरह से दमन कर दिया था। ठीक है, तो इनके शासनकाल में होने वाली दूसरी घटना है कंट्रोल ऑन पिंडारी या फिर पिंडारियों का दमन, जो 1817 से 1818 के बीच में हुआ। पहली घटना हमने पढ़ी है एंग्लो नेपलिस वॉर, जो 1814 से 1818 के बीच में हुआ है। अब तीसरे इवेंट के ऊपर गौर करते हैं, तीसरी घटना को डिस्कस करते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में, हेस्टिंग के समय काल में, वो है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और ये जो वॉर था ये हुआ था 1817 टू 1818, 1817 से 1818 के दौरान। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से 1818 में हुआ, उसी समय पर पिंडारियों का भी क्या हुआ है, डिमोलाइजेशन हुआ है। अब हम इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के कॉजेस की बात करते हैं, इसके कारण की बात करते हैं। तो इसके पीछे दो कॉजेस बताए जाते हैं, दो कारण बताए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब जो पहला कॉज है वो ये है कि पिंडारियों पर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, पिंडारियों के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के, इसे मराठा शासकों ने, मराठा रूलर्स ने अपने ऊपर या अपनी सोवर्निटी पर एक क्या माना है, थ्रेट माना है, अपने ऊपर एक खतरा माना है, और अपने लोगों का जो दमन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, इससे जो मराठा शासक हैं वो काफी दुखी हैं। ठीक है, तो एक कारण पिंडारियों का दमन करना, और जो दूसरा कारण होता है इसका, इसके पीछे की जो स्टोरी है मैं बताता हूं आप लोगों को। हालांकि ये टॉपिक में बता चुका हूं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्या होता है, मराठा कॉन्फेडरेसी की जब हम बात करते हैं, मराठा संघ की जब हम बात करते हैं, तो आप सभी को पता है इस मराठा संघ में जो रेगुलेटर थे, जो एकदम हेड थे, वो पेशवा थे जो पुणे में थे। दूसरे हुआ करते थे इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले, और गायकवाड़ जो इनके सरदार थे वो बड़ौदा में थे। ठीक है, और जो गायकवाड़ थे उन्हें अंग्रेजों का एक पिट्ठू माना जाता है, अंग्रेजों का एक सहायक माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजों और गायकवाड़ के बीच में अच्छे खासे रिलेशनशिप थे, अच्छे खासे संबंध थे। ठीक है, अब जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में क्या होता है, देखिए हैं तो वो पेशवाओं के सरदार, पेशवा उनके एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेन लीडर हैं, और पेशवाओं के लीडरशिप में ही उन्हें सरदारी मिली है, और वो सरदार बने हैं कहाँ के, बड़ौदा के। तो क्या होता है कि इस दौर में पेशवाओं और गायकवाड़ के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा होता है, एक टैक्स से रिलेटेड विवाद चल रहा होता है, और कुछ टैक्स बकाया रहता है किसका, गायकवाड़ों का, या बड़ौदा के जो मराठा सरदार थे उनका कुछ टैक्स बकाया रहता है पेशवाओं के लिए। तो पेशवा लगभग 1 करोड़ का टैक्स वसूलना चाह रहे हैं, किससे, गायकवाड़ से। ठीक है, अब गायकवाड़ क्या करते हैं, अपने एक ऑफिसर को भेजा जाता है, उनके द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम गंगाधर राव था, किसके पास, पेशवाओं के पास। ठीक है, तो पुणे में पेशवा बाजीराव सेकंड से मिलने के लिए गायकवाड़ के एक एनवॉय भेजे जाते हैं, एक राजदूत भेजे जाते हैं जिनका नाम था गंगाधर राव। और जब ये डिस्कशन चल रहा होता है, जब ये विचार विमर्श चल रहा होता है इस टैक्सेशन या फाइनेंशियल इशू पर, तब पेशवा के एक मिनिस्टर जिसका नाम था त्र्यंबक जी दांदलिया के द्वारा इसी डिस्कशन के दौरान जो गंगाधर राव थे उनकी हत्या कर दी जाती। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो पेशवाओं के इन्वॉय की हत्या कर दी गई है, गायकवाड़ के एक मिनिस्टर की हत्या कर दी गई है, किसके द्वारा, पेशवाओं के एक मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इवेंट आप लोगों को मिले, एक तो यहाँ पे हुआ है पिंडारियों का दमन, दूसरा यहाँ पे गायकवाड़ के एक मिनिस्टर की हत्या कर दी गई पेशवाओं के द्वारा। अब इस दौरान अंग्रेजों को ये लगने लगता है कि जो पेशवा हैं वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंस्पायरेसी की जा रही है पेशवाओं के द्वारा। ठीक है, इस बात का शक होता है किसे, अंग्रेजों को, और जो अंग्रेज फोर्स हैं वो हमला कर देते हैं, वो अटैक कर देते हैं पुणे पर, और पुणे के चारों तरफ घेर लिया जाता है पुणे को। ठीक है, मजबूरी में जो पेशवा होते हैं उन्हें अपने मिनिस्टर त्र्यंबक जी दांदलिया को सौंपना पड़ता है अंग्रेजों को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर को सौंप देते हैं अंग्रेजों को, और साथ ही साथ उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, एक ट्रीटी करानी पड़ती है 1817 में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पूना। तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसे बोलते हैं पुणे की संधि या ट्रीटी ऑफ पुणे, और इस संधि के तहत क्या होता है कि जो भी टेरिटरी मराठों की नर्मदा के नॉर्थ में होती है, ठीक है, टेरिटरी ऑफ मराठा टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा एंड द टेरिटरी ऑफ मराठा टू द साउथ ऑफ तुंगभद्रा,
तुंगभद्रा के दक्षिण का जो भी क्षेत्र मराठों का होता है और नर्मदा के उत्तर का जो भी क्षेत्र मराठों का होता है, उस पर से मराठों का कंट्रोल छीन लिया जाता है और वो सारी टेरिटरी अंग्रेजों के अधीन आ जाती है, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, ऑल द टेरिटरी ऑफ मराठा फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ नर्मदा एंड द साउथ ऑफ तुंगभद्रा नाउ द ब्रिटिशर्स वर कंट्रोल्ड। तो अब इस एरिया पे किसका नियंत्रण होगा, अब इस एरिया पर कौन कंट्रोल करेगा, तो अब इस एरिया पर कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटिशर्स का बाय द ट्रीटी ऑफ पुणे। पुणे की संधि में ये प्रोविजन था, पुणे की संधि में ये प्रावधान था। ठीक है, अब देखिए फाइनली क्या होता है, इसके बाद जो इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि इन सारी चीजों के कारण अगर देखा जाए तो ये मराठों के लिए काफी ज्यादा अपमानजनक चीजें थी, मराठों के लिए काफी दुखदायी थी और मराठों का इन बातों से काफी ज्यादा देखा जाए तो नुकसान भी हो रहा था। ठीक है, ऊपर से 1805 में जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है तो उसके बाद से इनके ऊपर जो है ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का बोझ था, इन्हें एक ब्रिटिश फोर्स को अपने यहाँ पे पालना होता था। ठीक है, उनका भी खर्चा उठाना पड़ता था, तो ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा था, ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा दबाव होने लगा था और अब मराठा सरदार और जो मराठा पेशवा थे वो अंग्रेजों से परेशान हो चुके थे, तंग हो चुके थे और वो एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट या विवाद या एक युद्ध करना चाह रहे हैं अंग्रेजों से और उन्हें इंडिया से बाहर करना चाह रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक सीक्रेट प्लान शुरू किया है, सीक्रेटली योजना शुरू कर दी, गुप्त तरीके से इन्होंने युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। ठीक है, उस समय जो पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय या बाजीराव सेकंड थे। ठीक है, अब बाजीराव सेकंड के द्वारा युद्ध की जो है तैयारी शुरू की जा चुकी थी सीक्रेटली, ताकि अंग्रेज रेजिडेंट जो उनके पुणे में निवास करता है, ठीक है, जो रेजिडेंट का काफी इन्फ्लुएंस था, उससे बचते हुए इन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम शुरू किया काफी गुप्त तरीके से। और इस कैंपेन में इन्होंने अपने दूसरे जो मराठा सरदार थे उन्हें भी शामिल करने की कोशिश की और इन्हें सपोर्ट किया है नागपुर के भोसले ने, इंदौर के होलकर ने और ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, अगर गायकवाड़ की बात करें तो ऑब्वियसली गायकवाड़ तो सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज्यादा सपोर्टर हैं, अंग्रेजों के ज्यादा पिट्ठू सहायक हैं, तो ये तो इनसे तो कोई उम्मीद थी नहीं पहले से भी। तो तीन मराठा कन्फेडरेसी के जो सरदार थे, होलकर, भोसले और सिंधिया, ये लोग पेशवा को सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं और पेशवा की जो मुहिम है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से जो पेशवा थे वो अपने पूरे फंड को, अपना जो इनका पूरा खजाना था उसे लुटा देते हैं, अपनी आर्मी बना लेते हैं। ठीक है, साथ ही ये सहायता करते हैं अपने दूसरे मराठा सरदारों को, होलकर को, सिंधिया को, ठीक है, भोसले को, और ये लोग भी अपनी सेनाएं बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो आपके सिंधिया होते हैं वो काफी एक्टिवली परफॉर्म करते हैं पेशवा की इस मुहिम में। लेकिन क्या होता है कि जब सिंधिया और कई इंडियन रूलर्स का सपोर्ट हासिल करने के लिए जाते हैं, जब वो जाटों का सपोर्ट हासिल करने जाते हैं, जब वो नॉर्थ में सिखों का या जो सिख रूलर उस समय पर रणजीत सिंह थे उनका सपोर्ट हासिल करने जाते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि अंग्रेज रेसिडेंट को उनकी इस एक्टिविटी के बारे में भनक लग जाती है, हल्का सा क्लू या हल्का सा डाउट उन पर हो जाता है। ठीक है, और जो सिंधिया थे वो एक प्रकार से अंग्रेजों के हाथ लग जाते हैं और अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते हैं एक सीक्रेट प्लान या एक सीक्रेट एक्टिविटी करते हुए। फाइनली सिंधिया को मजबूरी में ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी करना पड़ती है, अंग्रेजों के साथ एक संधि करना पड़ती है और इनके द्वारा पेशवाओं का समर्थन समाप्त हो जाता है, पेशवाओं को अब वो सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जो एक महत्वपूर्ण सहायक थे सिंधिया, उनका सपोर्ट यहाँ पे पेशवाओं के लिए खत्म हो गया है। अब वो अंग्रेजों के सपोर्टर बन गए, अंग्रेजों के सहायक बन गए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके साथ ट्रीटी कर ली है। अब उन्हें मजबूरी में उन्हें पेशवाओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सिंधिया जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बदले में, इसके बिहाफ में किसको सपोर्ट किया, अंग्रेजों को किया। और अंग्रेजों के साथ उन्होंने किसका दमन किया है, अंग्रेजों के साथ उन्होंने दमन किया है किसका, पिंडारियों को। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, पिंडारियों को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने किसको सपोर्ट में लिया था, किसको अपने कंट्रोल में या किसको अपने पक्ष में लिया था, तो आंसर मिलेगा सिंधिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंधिया तो हट गए हैं, अब बचे हैं होलकर और दूसरे बचे हैं भोसले। तो यहाँ पे पेशवा बजाय कुछ टाइम वेस्ट किए उन्होंने तुरंत युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब इस बात का डर था कि अगर और भी कोई मराठा कॉन्फेडरेसी का सरदार अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाता है तो इनका युद्ध और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेशवाओं ने युद्ध शुरू कर दिया था और जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपने एरिया में जो ब्रिटिश रेसिडेंसी थी, पुणे में जो ब्रिटिश रेसिडेंट था, उसकी रेसिडेंसी में आग लगा दी गई और अंग्रेजों का जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र हुआ करता था खिड़की नाम से, उसके ऊपर हमला बोल दिया, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है,
एज इट इज जो घटना थी वो बाकी मराठा कॉन्फेडरेसी में भी अप्लाई की गई, और जो भोसले थे उन्होंने भी अपनी कॉन्फेडरेसी में अपने क्षेत्र में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उनके ऊपर हमला कर दिया और उसे भागना पड़ा। एज इट इज इंदौर के होलकर ने किया, लेकिन अगर होलकर्स की बात करें तो होलकर्स जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में हार गए महिदपुर में, और फाइनली उन्हें ट्रीटी साइन करना पड़ी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। खिड़की के युद्ध में पेशवा भी हार गए और भोसले भी फाइनली युद्ध में पराजित हो गए। ठीक है, ये लोग क्यों युद्ध में हार रहे हैं? क्योंकि इनकी जो फोर्स थी, इनकी जो आर्मी थी अब उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। उनकी आर्मी अब पहले की तरह वैसी चालाक आर्मी नहीं बची थी, क्योंकि इतने सालों तक 1805 से लेकर 1817 तक इनकी सेना ने कोई कैंपेन नहीं किया था। ठीक है, और इनकी सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। ये इन्होंने डबल से अपनी सेना बनाई थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस में हमें पता है कि ब्रिटिश फोर्स की ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही फोर्स हमारे साथ रहती थी। तो यहाँ पे इन तीनों ही सेनाओं को फाइनली हार का मुंह देखना पड़ता है, तीनों की हार हो जाती है। और फिर लेकिन जो बाजीराव सेकंड होते हैं, जो बाजीराव द्वितीय होते हैं, वो लगातार संघर्ष जारी रखते हैं और अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों के साथ भिड़ंत उनकी होती है। ठीक है, लेकिन फाइनली कोरेगांव के युद्ध में, कोरेगांव के पास जो उनका युद्ध होता है, उस युद्ध में वो सरेंडर कर देते हैं। और ये जो सरेंडर होता है उनका, वो 18 जून 1818 को जो सर मालकम थे उनके सामने किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड सरेंडर टू सर मालकम इन 18 जून 1818 में, 18 जून 1818 में यहाँ पे क्या किया जाता है? सरेंडर किया जाता है बाई बाजीराव सेकंड। बाजीराव द्वितीय का सरेंडर होता है 1818 में, 1818 में, और सर मालकम के सामने। और फाइनली क्या होता है कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो कंप्लीट या खत्म हो जाता है, जिसमें अंग्रेजों की अगेन विक्ट्री हो जाती, विजय हो जाती है। और आप सभी को पता है कि इस दौरान जो वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इन्हें इसका पनिशमेंट के रूप में इन्हें पुणे से हटाकर, पुणे से रिमूव करके कहाँ भेज दिया जाता है? कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान का रूलर या शासक इन्हें बनाकर इन्हें बिठूर भेज देते। ठीक है, और जो पेशवाशिप थी वो कैंसिल हो जाती है, इन्हें एनुअल सैलरी या एनुअल वेतन पर रखा जाता है, एनुअल पेंशन पर रखा जाता है। ठीक है, तो इनकी पेंशन बांध दी जाती है और इन्हें बिठूर भेज दिया जाता है। बिठूर जो कानपुर के निकट एक विलेज या एक गाँव हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा, अब पुणे में कौन को अपॉइंट किया गया? ये जो मराठा साम्राज्य का था उसका लीडर किसे बनाया गया? क्योंकि पेशवाओं को तो क्या किया गया है? नियंत्रित कर लिया गया है, पेशवाशिप कैंसिल हो गई है। तो अब जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे, उनके ही एक वंशज को यहाँ पे अगला मराठा शासक डिक्लेयर किया गया, जिसका नाम हुआ करता था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को 17 में मराठा शासक के रूप में क्या किया है? अपॉइंट किया। ठीक है, अब हम दूसरे अचीवमेंट की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर ही मुंबई और चेन्नई में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना भी किसके टाइम पर हुई है? लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर। साथ ही साथ अगर देखें तो इन्होंने केलकटा के पास कई सारे वर्नाक्युलर स्कूल्स खुलवाए थे। वर्नाक्युलर स्कूल्स का मतलब होता है जहां पे कई लैंग्वेजेस में या लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो होती हैं वर्नाक्युलर्स, यानी कि हम अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा में जब अलग अलग भाषाओं में जब कुछ काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वर्नाक्युलर। तो वर्नाक्युलर स्कूल्स वगैरह फाउंड किए जाते हैं इनके द्वारा केलकटा में। साथ ही साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स जो व्यक्ति थे, उन्होंने ही इंडिया की प्रेस पर या इंडियन प्रेस पर लगा हुआ जो प्रोविजन था, जो प्रोहिबिशन था, जो प्रतिबंध था, उसे क्या किया है? हटा दिया है। तो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा देते हैं और उसे क्या कर देते हैं? स्वतंत्र कर देते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा प्रेस पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया जाता है और प्रेस को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र कर दिया जाता है। साथ ही साथ इन्हीं के समय पर 1820 में साउथ इंडिया में एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया जाता है, जिसको हम बोला जाता है महालवाड़ी सिस्टम या महालवाड़ी बंदोबस्त। ये जो महालवाड़ी बंदोबस्त था ये लगभग 1820 या 1820 में मद्रास में शुरू हुआ था। मद्रास में इसे में स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो के द्वारा जो ये जो सिस्टम था महालवाड़ी सिस्टम, ये लगभग 1820 में स्टेब्लिश हुआ था, शुरू हुआ था। और इसे शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था होल्ट मैकेंजी। तो इसे होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था और ये 1822 में 1822 में पूरी तरह से अप्लाई किया जाता है, पूरी तरह से एम्प्लाई होता है महालवाड़ी सिस्टम। देखिए महालवाड़ी सिस्टम क्या था?
तो इसमें क्या होता है कि एक महल बनाया जाता था, महल का ग्रुप बनाया जाता था। वो महल का मतलब होता है एक गांव या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो गांव के समूह या फिर एक पर्टिकुलर गांव को ही हम क्या कहते हैं, महल बोलते हैं। और इस महल से जो पूरा का पूरा टैक्स था उसे वसूलने का काम किया करते थे वहां के जो इन्फ्लुएंसिव लोग थे, वहां के जो लीडर थे, वहां के जो सरदार थे, या हम बोल सकते ज्यादा अच्छे से जो सरपंच थे आज के जमाने के, उनके द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था पूरे विलेज का। और जो टैक्स है वो पहुंचता था किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। और इस तरह से टैक्स का पूरा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, तो इसे कहा जाता था महलवाड़ी या महालवाड़ी सिस्टम। 1823 में इन्होंने क्या किया है, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, अपने पद से त्याग दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा है, हमने डिस्कस किया लॉर्ड हेस्टिंग्स को और हेस्टिंग्स के समय पर होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को। ठीक है।